नमस्कार विद्यार्थियों, आपका मेरे YouTube चैनल हृदय स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सृजन पुस्तिका कक्षा 12 के अध्याय संख्या 6 को, जो है उषा कविता। लेखक कवि हैं उसके शमशेर बहादुर सिंह हैं। ज्ञात रहे ये एक आधुनिक कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म सन 1911 ईस्वी, मृत्यु सन 1993 ईस्वी में हुई। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको कविता पर लिए चलता हूँ। देखिएगा, देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में माँ का चीर वियोग सहना पड़ा। ज्ञात रहे कि कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में सन 1911 में हुआ। तो चलिए मूल बातों को यहाँ मैं पढ़ा देता हूँ और इनका जीवन परिचय आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो पाठ को पढ़ने से पूर्व आप अच्छी तरह पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए शमशेर बहादुर सिंह के जीवन परिचय को पढ़ ले। तो चलिए इनका अगला जो मूल फैक्ट हो सकता है, देखिएगा दूसरे पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है, बिंब धर्मी कवि, अर्थात कवि की पहचान साहित्य जगत में एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है। तो लिखा है कि प्रगतिशील कवि वैचारिकता तथा प्रयोग धर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को अच्छे लगते हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, आइएगा मूल जो है इनकी रचनाओं को पढ़ लेते हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपनी बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। इन्होंने उर्दू हिंदी शब्दकोश का संपादन भी किया है। आइएगा तो अगले यहाँ पैराग्राफ में आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है कि इनका जो कविता इनके द्वारा रची गई है, जो हमारी पुस्तक में संकलित है, उसका परिचय देखिएगा। प्रस्तुत कविता उषा, भोर के समय। ज्ञात रहे उषा जो शब्द है वह एक निश्चित समयावधि के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे तात्पर्य होता है भोर का समय, अर्थात जब सूर्य क्षितिज पर उदित होता है और पूरा ही वातावरण सूर्य की लालिमायुक्त किरणों के द्वारा लालिमामय बन जाता है, उस समय को उषा काल कहा जाता है। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी कवि ने क्या किया है, उक्त कविता में सूर्योदय के जो दृश्य हैं, अलग अलग दृश्य हैं, उनके मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। अर्थात कवि ने सूर्योदय के अलग अलग चित्रों को ग्रामीण परिवेश के घरेलू चित्रों के द्वारा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब अर्थात कवि ने उन मनोहारी सूर्योदय के अनेक दृश्यों को अनेक उपमानों के द्वारा तुल्यता प्रदान कर सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो यही इसमें लिखा है, ये बिंब हमें गांव की यानी ग्रामीण परिवेश की मोहक, मन को मोहने वाली भोर, प्रातःकाल एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, कवि द्वारा प्रयुक्त भाषा, बिंब और लय, तीनों का मणिक अंचन संयोग कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा, यानी कि प्रातःकाल जो सूर्य का सुंदर मनोरम दृश्य देखने को मिलता है, उसका कवि मूक दृष्टा, अर्थात देखता रहे तो वह मूक नहीं रहता। अर्थात कवि उस सुंदर मनोहारी दृश्य का अवलोकन कर मूक नहीं बना रहता, बल्कि भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा यानी कि सृजनकर्ता के रूप का एहसास कराता है। राग से लिपा हुआ चौका, कवि द्वारा सूर्योदय के अनूठे चित्रण हेतु प्रयुक्त उपमानों के रूप में जो कवि ने वाक्य प्रयोग किए हैं वो है, राग से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सील, सलेट, लाल खड़िया, चाक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब है, उपमान है, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी झलकता है।
आइएगा मूल कविता पर। तो चलिए मूल कविता को प्रारंभ करें। इससे पूर्व यहाँ हम नोट करेंगे इसमें आए सारे शब्दों के अर्थ। तो पहला ही शब्द आ रहा है प्रातः, यानी कि प्रातः या सवेरा। नभ यानी आकाश। बहुत बहुत बहुत, इसमें ज्ञात रहे एक प्रविशेषण है। बहुत शब्द है वो प्रविशेषण शब्द है। नीला विशेषण है। शंख, जैसे जैसे जैसा लिखा गया है वैसा का। भोर का नभ, भोर का आकाश। राख से लिपा हुआ चौका, इस राख से लिपे हुए चौके को रेखांकित कर लिखेंगे ग्रामीण परिवेश से संबंधित घरेलू बिंब है ये। अब ज्ञात रहे ये कवि ने किसके लिए प्रयुक्त किया है, और बिंब के साथ साथ ज्ञात रहे राख से लिपा हुआ चौका कवि द्वारा प्रयुक्त हुआ एक उपमान है। और देखिएगा यह जो उपमान प्रयुक्त हुआ है वह भोर के नभ के लिए हुआ है, तो भोर का नभ उपमेय हो जाएगा। फिर नीचे लिखा है अभी गीला पड़ा है। यहाँ गीला पड़ा होने से तात्पर्य है, तो इसे रेखांकित कर लिखिएगा। इसका अर्थ वातावरण में नमी की उपस्थिति होना। वातावरण में नमी की उपस्थिति होना। चलिए आगे चलते हैं। बहुत काली सील। काली सील अगला उपमान है। काली सील उपमान है। ज्ञात रहे राख से लिपा हुआ चौका, काली सील, ये दोनों ही उपमान जो प्रयुक्त हो रहे हैं वह भोर के नभ के लिए किए जा रहे हैं। सील का अर्थ चट्टान भी लिखा जा सकता है। फिर है जरा सी लाल केसर। ये लाल केसर भी एक उपमान है, और ये किसके लिए आया है तो नोट करेंगे सूर्य की लालिमायुक्त किरणों के लिए आया है। जैसे धुल गई हो, जैसे धुल गई हो। धुलने का अर्थ धोया गया हो। अगला देखते हैं सलीट। सलीट शब्द भी उपमान है जो भोर के नभ के लिए आ रहा है। लाल खड़िया चाक। लाल खड़िया चाक जो पद आ रहा है वो भी एक उपमान है जो सूर्य की लालिमायुक्त किरणों के लिए प्रयुक्त हो रहा है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। आगे जो शब्द आ रहे हैं मल दी हो किसी ने। मल्दी के अर्थ लिखेंगे आप यहाँ घिसना। फिर आगे शब्द आ रहा है नील जल। लिखिएगा नदी या सरोवर के नीले जल में, या किसी की गोर झिलमिल देह। तो देह के संबंध में गोर का अर्थ लिखिएगा गोरी देह वाली युवती। झिलमिल झिलमिलाना, जैसे जैसे हिल रही हो जैसा लिखा है। और जादू, ज्ञात रहे ये जादू शब्द जो कवि ने प्रयुक्त किया है वह किस हेतु प्रयुक्त किया है तो इसका अर्थ नोट करेंगे। लिखिएगा प्रातःकाल सूर्योदय के समय। यहाँ मैं एक बार पुनः नोट करवाना चाहूँगा कि जादू शब्द का कवि ने किस अर्थ में प्रयोग किया है उसे लिखवाने जा रहा हूँ। तो लिखिएगा प्रातःकाल सूर्योदय के समय प्रकृतिगत होने वाले परिवर्तन। प्रातःकाल सूर्योदय के समय प्रकृतिगत होने वाले परिवर्तन। टूटने का अर्थ लिखिएगा समाप्त होना। इस उषा, उषा का यहाँ कवि ने मानवीकरण किया है, तो उषा का लिखेंगे उषा रूपी नायिका, रूपक अलंकार भी। अब सूर्योदय हो रहा है। तो चलिए अब जब शब्दार्थ हमने नोट कर ही लिए तो आते हैं मूल पाठ पर। चलिए मैं साथ साथ रेखांकित करता चलूँगा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कवि यहाँ
भोर के समय या प्रातःकाल के समय सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सूर्य क्षैतिज पर उदित होता है उस समय आकाश नीले संख के समान कैसा दिखाई दिया, बहुत ही नीला दिखाई दिया। लिखा भी देखिएगा, प्रातः नभता। कवि यहाँ ग्रामीण परिवेश के प्रातःकाल सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातःकाल नभ यानी आकाश था, कैसा दिखाई दे रहा था। प्रातः नभ था का अर्थ एक बार पुनः देखते हैं। प्रातः नभ था, कवि यहाँ ग्रामीण परिवेश में सुंदर मनोरम सूर्योदय के दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं प्रातः नभ था, अर्थात प्रातःकाल आकाश कैसा दिखाई दिया, बहुत नीला शंख जैसे। किसके समान? नीले शंख के समान कैसा दिखाई दिया, नीला दिखाई दिया। याद रहे यहाँ उपमा अलंकार है, नोट करते जाएंगे। एक बार मैं उपमा अलंकार की परिभाषा आपको बोलकर बता रहा हूँ, तो देखिएगा, जब किसी वाक्यांश में उपमेय हेतु उपमान को मानकर दोनों में अर्थात उपमेय व उपमान में तुलना या समानता प्रकट की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो कवि ने यहाँ उपमेय नभ आकाश हेतु नीले शंख को मानकर दोनों में वाचक शब्द जैसे के द्वारा समानता प्रकट की है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। एक बार पुनः देख लेते हैं। प्रातः नभता, कवि यहाँ ग्रामीण परिवेश में सुंदर मनोरम सूर्योदय के दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं प्रातः काल आकाश का रंग नीले शंख के समान कैसा दिखाई दिया, बहुत नीला दिखाई दिया। भोर का नभ, और कवि आगे वर्णन करते हुए कहते हैं भोर का नभ, अर्थात सूर्य जब क्षैतिज पर उदित हो रहा था उस समय आकाश कैसा दिखाई दिया, राख से लिपे हुए चौके के समान। क्योंकि जब तक पूर्णतया सूर्य उदित नहीं होता तब आकाश का रंग कुछ काला व सफ़ेद होने के कारण कवि ने उसे किस रूप में उपमित किया, तो ज्ञात रहे भोर का नभ। कवि के अनुसार भोर का आकाश राख से लिपे हुए चौके के समान दिखाई दिया, अभी गीला पड़ा। अर्थात कवि को सूर्योदय पूर्णतः सूर्य उदित नहीं होने के कारण वातावरण में जो नमी थी उसके कारण ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा जान पड़ा कि शायद यह राख से लिपा हुआ चौका अभी अभी लीपने से क्या पड़ा हो, गीला पड़ा हो। कारण था उसका मैंने आपको नोट करवाया है, एक बार पुनः देख लेते हैं। भोर का नभ, कवि के अनुसार जब सूर्य पूर्णतः उदित नहीं होता अर्थात क्षैतिज पर उदित होता है तो आकाश का रंग कुछ काला व सफ़ेद होने के कारण कवि ने उस आकाश को, काले व सफ़ेद आकाश को किसकी उपमा, राख से लिपे हुए चौके की उपमा प्रदान करते हुए कहते हैं कि उस समय आकाश या वातावरण में जो नमी थी उसके कारण कवि को ऐसा जान पड़ा कि मानो यह राख से लिपा हुआ चौका है जो अभी अभी लीपने से क्या पड़ा हो, गीला पड़ा हो। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। बहुत काली सील, कवि ने इसी भोर के नभ के लिए अगली उपमा के रूप में किसे माना, काली सील। अर्थात कवि को ऐसा जान पड़ा कि कोई काली चट्टान हो, जरा से लाल केसर, और जब उस काली चट्टान रूपी भोर के आकाश पर सूर्य की लालिमा युक्त किरणें अर्थात लाल केसर किरणें पड़ती है तो ऐसा जान पड़ता हो उस काली चट्टान को लाल केसर से क्या कर दिया गया हो, धो दिया गया हो। देखिएगा, जो काली सील है, सील शब्द ग्रामीण परिवेश में तात्पर्य है मसाले पीसने का पत्थर। तो देखिएगा, ग्रामीण परिवेश में सील शब्द का अर्थ आता है मसाला पीसने का पत्थर, और जब उस पर मिर्ची पीसी जाती है तो उसका रंग भी कैसा होता है, लाल होता है। तो कवि ने इसी भोर के आकाश के लिए अगले उपमान के रूप में किसे माना, काली सील को माना। और काली सील अर्थात उस भोर के नभ पर जब सूर्य की लालिमा युक्त किरणें पड़ती है, जिसके लिए कवि ने यहाँ उपमान हेतु किसे माना, लाल केसर को माना। कवि के अनुसार जब उस भोर के नभ अर्थात काली सील पर सूर्य की लालिमा युक्त किरणें अर्थात लाल केसर किरणें गिरती है तो ऐसा जान पड़ता है कि उस काली सील को लाल केसर से क्या कर दिया गया हो, धो दिया गया हो। चलिए, सलीट, ज्ञात रहे यहाँ एक सलीट के संबंध में मैं एक अर्थ नोट करवाना चाहूँगा। सलीट का संबंध छोटे छोटे या नन्हे मुन्ने बच्चों से होता है। तो देखिएगा कवि क्या कहना चाहते हैं। भोर के नभ के लिए अगले उपमान के रूप में कवि ने किसे माना, सलीट को मानते हुए कि
जब सूर्य क्षैतिज पर उदित हो रहा था उस समय आकाश का रंग सलेट के समान था, और जब उस पर सूर्य की लालिमा किरणें गिर रही थी तो ऐसा जान पड़ रहा था कि मानो सलेट पर लाल खड़िया चाक, अर्थात सूर्य की लालिमा किरणें रूपी लाल खड़िया चाक। आगे लिखा है मलती हो किसी ने, अर्थात कवि ने भोर के आकाश, अर्थात सूर्य जब क्षैतिज पर उदित होता है उस समय आकाश का रंग स्लेट के समान दिखाई देता है। अतः कवि ने अगले उपमान के रूप में स्लेट को मानते हुए और सूर्य की लालिमा युक्त किरणों के लिए उपमान हेतु किसे मानते हुए लाल खड़िया चौक को मानते हुए बताते हैं कि सूर्योदय क्षैतिज पर उदित होते समय जब उसकी किरणें, लालिमा किरणें आकाश पर गिर रही थी तो ऐसा जान पड़ रहा था कि मानो सलेट पर नन्हे नन्हे बच्चों के अदृश्य हाथों ने उस काली सलेट पर किसे घिस दिया हो, लाल खड़िया चौक को घिस दिया हो। तो चलिए आगे की ओर लिए चलता हूँ। नील जल में कवि ने यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं जब सूर्य का प्रतिबिंब ज्ञात रहे, जब सूर्य क्षैतिज से कुछ ऊपर आ जाता है और उसका प्रतिबिंब जब नदी के नीले जल में बनता है तो उसे देखकर ऐसा जान पड़ता है, ज्ञात रहे जहाँ भी संभावना प्रकट की जा रही है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसा कि यहाँ नील जल में, अर्थात कवि के अनुसार सूर्य क्षैतिज से जब कुछ ऊपर आ जाता है, उदित हो जाता है और उसका प्रतिबिंब जब नदी के नीले जल में बनता है तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो कोई गोरी देह वाली युवती उस नदी के नीले जल में खड़ी क्या कर रही हो, झिलमिला रही हो। और जादू टूटता है कवि के अनुसार, और प्रकृतिगत होने वाले परिवर्तन जिसे कवि ने क्या कहकर जादू कहकर संबोधन किया है, टूट जाता अर्थात समाप्त हो जाता है। इस उषा का जिसे कौन घटित कर रही थी, उषा रूपी नायिका जिसे अब तक प्रकृति में क्या कर रही थी, घटित कर रही थी। सूर्योदय हो रहा है क्योंकि अब सूर्योदय क्या हो चुका है, सूर्य उदित हो चुका है। सूर्य उदित होने के साथ ही प्रकृतिगत होने वाले परिवर्तन जिसे कवि ने जादू कहा है क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। यदि मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस अध्याय में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या रही हो या कोई मन में प्रश्न हो तो कृपया कर वीडियो के कमेंट में जाकर आप अपने प्रश्नों को मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।